हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया अभ्यास प्रश्न पत्र। विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9th। ठीक है, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सामान्य निर्देश दिए गए हैं और ये प्रैक्टिस पेपर आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए गए हैं। सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शुरू करते हैं। खंड क दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हिटलर के प्रचार मंत्री का क्या नाम था? तो हिटलर के जो प्रचार मंत्री था उनका नाम था गोबल्स। ठीक है। सेकंड देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन जो है यहाँ पर वो आपको करना है। संकल्पना दी गई है, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ जो है किसके बारे में सोचते हैं? निजी फायदे के बारे में सोचते हैं, ऐसा समाजवादी सोचते हैं। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है, और उसके जो कारण दिया गया है वो भी सही है कि वो केवल अपने निजी फायदे के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो उसका विरोध करते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा कि अभिकथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, किसने जो है इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया? तो वो कौन थे? रॉबर्ट ओवेन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर डैश शासन था? तो ये आंसर भी हो जाएगा जार निकोलस टू। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन आपको करना है। लंबाई 2900 किलोमीटर है। उद्गम स्थल मानसरोवर झील। और सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जास्कर, नुब्रा और श्योक। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? सिंधु नदी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी बहती है उत्तरी मैदानों में, प्रायद्वीपीय पठार में, पश्चिमी घाट पे और जो है भारतीय मरुस्थल में। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका डी, भारतीय मरुस्थल में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्तंभ क का मिलान स्तंभ ख से करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला, घनत्व वाला राज्य है। केरल कैसा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला है। और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो ए का आपका सेकेंड हो जाएगा, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही पारिभाषिक शब्द का चयन कीजिए। तो नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों का समान सम्मान देती है। तो ये क्या है? ये पंथ निरपेक्षता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? तो 79 सीटों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। नीचे दिए गए कथन में अभिकथन और कारण कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। ठीक है। तो अभिकथन रहेगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। और कारण रहेगा जो है ग्वांतानामो बे पर अमेरिकी नौ शासन का नियंत्रण था। तो इसमें दोनों ही सही हैं, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है? तो कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है? लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, ये भी ठीक है। लोकतंत्र व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव में ज़्यादा अच्छे से सुलझाती हैं, और लोकतंत्र सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। तो तीनों ही इसमें कथन जो है हमारे सत्य हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो गृह मंत्री जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो कौन सा टकराव था? गोरे अल्पसंख्यक जो है और अश्वेत बहुसंख्यक, उनका टकराव था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह और लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कौन सी होती हैं? जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी होती हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी होती हैं, तो वो जो है प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें आपका आंसर जो है माइनिंग आ जाएगा, यानी खनन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र होती है। तो जिनकी उम्र कितने से कितने हैं?
15 से लेकर 59 वर्ष के बीच है उनको श्रम बल जनसंख्या में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण इनको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन दिया गया है, भारत में निर्धनता रेखा से ऊपर के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति है। तो देखिए, निर्धनता रेखा से ऊपर स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण में गांव में ज़्यादा रहेगी और शहर में क्या है, नगर में कम है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं। तो दोनों ही कथन सत्य हैं और इसका कारण भी क्या दिया गया है, सत्य दिया गया है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ये है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है निर्धनता रेखा का आकलन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वर्ग है? तो इसमें क्या आ जाएगा, खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वर्ग जो भूमिहीन है और निराश्रित है। ठीक है, तो वो जो है खाद्य सुरक्षा से प्रभावित वर्ग है। तो इसमें हमारा केवल आंसर 1 और 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, अन्नपूर्णा योजना का लक्षित समूह कौन सा है? अन्नपूर्णा योजना जो है वो दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टार्ट की गई है, तो यही इसका लक्षित समूह जाएगा, दीन वरिष्ठ नागरिक। खंड ख में दिया गया है, ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन थे 20। अब हम करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, प्रेस से सेंसरशिप हटाने के उपरांत फ्रांसीसी समाज में क्या परिवर्तन हुए? आंसर रहेगा, फ्रांस में प्रेस सेंसरशिप हटने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो बढ़ गई, जिससे एक अधिक जीवंत और सूचित सार्वजनिक संवाद जो है संभव हुआ। इससे नए विचारों के प्रसार को बढ़ावा दिया और राजनीतिक बहसों को जो है क्या किया, प्रेरित किया और एक अधिक सक्रिय और संलग्न नागरिक समाज के विकास में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करना है या भारत में मानसून के आगमन पर आपको टिप्पणी लिखनी है? दोनों में से कोई ये करना है। ठीक है, तो दोनों के आंसर हम देखेंगे। 22 का आंसर रहेगा, भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं क्या रहेंगी? भारत में ग्रीष्म ऋतु उच्च तापमान की आवश्यकता है, उच्च तापमान की विशेषता है, और विशेषकर उत्तरी मैदानों में जहां तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। यह मौसम सामान्यतः कब से कब तक रहता है? मार्च से जून तक चलता है, और इसे लू के नाम से जाने वाले सूखे गर्म हवाओं के साथ साथ अधिक वाष्पीकरण और निम्न आर्द्रता स्तरों से चिन्हित किया जाता है। यानी इस मौसम में क्या चलती हैं? लू चलती हैं और गर्म हवाएं चलती हैं। अधिक से अधिक क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। उसके बाद मानसून की विशेषता बतानी है, तो भारत में मानसून की शुरुआत कब होती है? भारत में मानसून का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के हवाओं के आगमन के साथ शुरू होता है, जो आमतौर पर जून की शुरुआत में होता है। ये हमारे भारतीय महासागर में नमी लाती हैं, जिससे केरल जैसे तटीय राज्यों में भारी वर्षा शुरू होती है और धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ती है, जो गीले मौसम की शुरुआत को चिन्हित करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? इसका वर्णन आपको करना है। किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्या है और किस तरह से संविधान हमारे देश को चलाने में सहायता करता है? आंसर लिखेंगे, किसी देश को संविधान की आवश्यकता होती है ताकि वह उन मौलिक सिद्धांतों और कानूनों की स्थापना कर सके जो राष्ट्र का शासन करते हैं। यह सरकार के संगठन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है, कानून के शासन को सुनिश्चित करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों और न्याय को जो है क्या है, न्याय की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो गरीबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं भारत में? तो सबसे पहला कारण क्या रहेगा? सबसे पहला कारण रहेगा उच्च जनसंख्या वृद्धि, जो संसाधनों की अधिक मांग पैदा करती है। दूसरा रहेगा बेरोजगारी। तीसरा रहेगा आर्थिक असमानता और धन का असमान वितरण है। फोर्थ है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच न होना, यानी सभी जो बच्चे हैं उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। ऐतिहासिक कारक, जिसमें उपनिवेश शोषण शामिल है, यानी बहुत सालों तक गुलामी के कारण जो रिसोर्सेज हैं उनमें भी कमी आई, जिसकी वजह से जो आप कह सकते हो कि गरीबी जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो इसमें आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्धनता असुरक्षित समूहों को कैसे प्रभावित करता है? वर्णन कीजिए।
तो आंसर रहेगा गरीबी जो है वो कमज़ोर समूहों को प्रभावित करती है। गरीबी कमज़ोर समूहों जैसे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों, विकलांग लोगों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती है। इन समूहों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और रोजगार तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे गरीबी के चक्र टूटना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और सीमित शैक्षिक अवसरों की दरें अधिक हो सकती हैं। बुजुर्गों और विकलांग लोगों को उचित देखभाल और समर्थन प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर गरीबी शोषण, सामाजिक बहिष्कार और स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है, जिससे असमानता और भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, हिमालय पर्वत भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिमालय पर्वत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे उसको हमारे देश के लिए वरदान माना जाता है। किस तरह से हिमालय जो है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो देखिए, सबसे पहले है जलवायु विनिमय। यह ठंडी हवाओं को रोकता है और तापमान को मध्यम रखता है। तो ये जो उस तरफ से उत्तर की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, उनको ये रोक के रखता है, जिससे हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। उसके बाद जल स्रोत है। ये पर्वत, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों के स्रोत है जो सिंचाई, पेयजल और अन्य आवश्यकताओं के लिए जल प्रदान करते हैं। तो ये हमारे लिए वरदान है। जैव विविधता, यहाँ क्षेत्र में क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं, विविध वनस्पति और जीवों से ये समृद्ध है। नेक्स्ट है सुरक्षा। ये सुरक्षा के लिए क्या है, एक प्राकृतिक बाधा है। लोकतांत्रिक, ठीक है, तो इस तरह से ये हम लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकारों के कुछ सामान्य लक्षण आपको लिखने हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या होंगी? लोकतांत्रिक सरकार जो है वो लोगों द्वारा शासन होता है, नागरिक नेता चुनते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, नियमित और निष्पक्ष चुनाव, अधिकारों की सुरक्षा, तो स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है, कानून का शासन, हर कोई जो है क्या होता है, कानून के अधीन होता है, और जवाबदेही, तो नेता नागरिकों के प्रति क्या रहते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो ये प्रमुख रूप से लोकतांत्रिक सरकार की क्या रहेंगी, विशेषताएं रहेंगी। आप चाहो तो इसमें और ऐड करके आप इस क्वेश्चन को और इलेबोरेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि आप विद्यालय के नियम निर्माण समिति के सदस्य होते तो विद्यालय के लिए कौन कौन से नियम सुनिश्चित करते? किन्हीं 3 को आपको लिखना है। सो इसमें हो जाएगा, स्कूल नियमों का मसौदा तैयार करना है, यानी एंटी बुलिंग नीति, किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए सख्त उपाय और प्रक्रियाएं, ताकि सभी छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा है ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म नीति, उचित पोशाक के लिए दिशा निर्देश, ताकि अनुशासन बनाए रखा जा सके। और प्रौद्योगिकी उपयोग यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में स्पष्ट नियम बताए जाएंगे, यह सुनिश्चित करना कि उनका जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, फरवरी क्रांति के कारण, घटना और प्रभाव का वर्णन करना है। और अथवा में दिया गया है अक्टूबर क्रांति के कारण, घटना और प्रभावों का वर्णन जो है वो आपको यहाँ पर करना है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है फरवरी क्रांति, तो इसके कारण, घटनाएं और प्रभाव आपको बताने। तो कारण क्या थे फरवरी क्रांति के? आर्थिक कठिनाई थी, खाद्य की कमी थी, और जार निकोलस II का जो है क्या था, निरंकुश शासन था। विश्व युद्ध फर्स्ट का तनाव, तो ये उसके क्या रहेंगे, कारण रहेंगे। तो आप इनको और जो है इलेबोरेट करके लिख सकते हो, लेकिन ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको एक एक नंबर में ही इनको लिखना है। दूसरा है घटनाएं। घटनाएं क्या थी? पिट्सबर्ग में श्रमिक हड़ताल, सैन्य विद्रोह हुआ था, और जार का जो है क्या हुआ था, त्यागपत्र हुआ था। उसके बाद प्रभाव क्या थे? प्रभाव थे कि अस्थायी सरकार, एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया उसके बाद, ताकि रूस का नेतृत्व किया जा सके जब तक कि एक संवैधानिक सभा जो है वो नहीं बनती। और राजनीतिक अस्थिरता, अस्थायी सरकार ने विभिन्न राजनीतिक समूह, विशेष रूप से बोल्शेविकों से चुनौतियों का सामना किया, जिससे आगे की अशांति हुई। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर क्रांति है, तो इसमें कारण क्या थे? अस्थायी सरकार की असफलताएं, बोल्शेविकों के शांति भूमि और रोटी के वादे, आर्थिक संकट। घटनाएं क्या थी? पिट्सबर्ग में बोल्शेविकों द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया गया, विंटर पैलेस का अधिग्रहण हो गया, ठीक है। और प्रभाव क्या रहेंगे? सोवियत सरकार की स्थापना और विश्व युद्ध फर्स्ट से निकासी। रूस ने मार्च 1918 में बेस्ट लिटोव्स्की की संधि पर हस्ताक्षर किए, जो कि युद्ध में उसकी भागीदारी को क्या करता है, समाप्त करता है। और जो है गृहयुद्ध क्रांति ने लाल और सफ़ेद बलों के बीच, यानी बोल्शेविक और एंटी बोल्शेविक बलों के बीच जो है गृहयुद्ध को जन्म दिया, जिससे आगे की रक्तपात और अशांति हुई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पे खंड घ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, और हर एक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा। 30th क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थान है, इसकी आपको पुष्टि करनी है।
आंसर करेंगे कि क्या भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र और तटस्थ संस्था है। तो हाँ, भारतीय न्यायपालिका जो है एक स्वतंत्र और तटस्थ संस्था है, जैसा कि संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इस पर समर्थक बिंदु हम क्या लिखेंगे, तो नंबर 1 रहेगा आपका संवैधानिक सुरक्षा। यह प्रावधान यह सुनिश्चित यह करते हैं कि न्यायाधीशों का कार्यकाल, वेतन और केवल महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया हो। शक्तियों का पृथक्करण होता है। न्यायपालिका कार्यकारी और विधायी शाखाओं से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तीसरा है न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका उन कानूनों और कार्यों का अमान्य कर सकती है जो संविधान का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली, यह न्यायाधीशों की नियुक्ति को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त सुनिश्चित करती है। और महत्वपूर्ण मामले जैसे कि केशवानंद भारती और मेनका गांधी जैसे निर्णय न्यायपालिका की तटस्थ स्थिति को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट अथवा में दिया गया है, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। स्थायी कार्यपालिका की अपेक्षा राजनीतिक कार्यपालिका के पास अधिक शक्तियां क्यों हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका निर्वाचित अधिकारी जो नीति निर्माण और शासन के लिए जिम्मेदार होते हैं, लोकतांत्रिक जनादेश के माध्यम से क्या करते हैं, शक्ति धारण करते हैं। और स्थायी कार्यपालिका क्या है, सिविल सेवक जो नीतियों को लागू करते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो करते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एक प्रक्रिया के तहत उनको चुना जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और विशेषज्ञ जो सलाह देते हैं लेकिन नीति निर्णय नहीं लेते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को अधिक शक्ति क्यों है, क्योंकि एक तो ये लोकतांत्रिक वैधता है, जनता द्वारा निर्वाचित और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नीति निर्माण की भूमिका ये निर्णय लेते हैं जो राष्ट्रीय प्रशासन को मार्गदर्शित करते हैं, ठीक है। और रणनीतिक प्राधिकार प्रमुख सरकारी क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं और जनादेश को पूरा करने के लिए जो कार्य होते हैं वो तेजी से करवाते हैं। ये जो कार्य हैं ये जो है स्थायी कार्यपालिका के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, यदि आप नाथसी जर्मनी में महिला होते तो आपको कौन सी भूमिका निभानी पड़ती, ये आपको बताना है। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, अगर मैं नाजी शासन के दौरान जर्मनी में एक महिला होती तो मुझे कौन कौन सी भूमिकाएं सौंपी जाती। ठीक है, तो अगर मैं नाजी जर्मनी में एक महिला होती तो मुझे उन भूमिकाओं में शामिल किया जाता जो शासन की विचारधारा से मेल खाती हैं। नाजी समाज में औरतों को आर्य संस्कृति और नस्ल का क्या माना जाता था, ध्वजवाहक माना जाता था। ठीक है, नस्ल का ध्वजवाहक यानी उनको जो है जो शुद्ध आर्य पुत्र उनको बढ़ाने की जो जिम्मेदारी थी वो दी जाती थी, ऐसा उनको माना जाता था, इसीलिए उनको ध्वजवाहक माना जाता था। महिलाओं के लिए सामान्य भूमिकाएं क्या थी, तो वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। मातृत्व और गृहस्थी, महिलाओं को पत्नी और माताओं होने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और उनका कर्तव्य अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नेक्स्ट देखिए, कार्यबल में सहायक भूमिकाएं क्या हैं, जबकि अधिकांश पेशेवर क्षेत्रों में पुरुषों का वर्चस्व था, महिलाओं को नर्सिंग, शिक्षण और लिपिकीय कार्य जैसे क्षेत्रों में रोजगार मिला। तीसरा है स्वयंसेवी संगठन, महिलाएं नाजी समर्थित संगठनों जैसे राष्ट्रीय समाजवादी महिला संघ में भाग लेती थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं में नाजी मूल्यों को क्या करना था, स्थापित करना था और शासन के लिए आदर्शों को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है प्रचार, कुछ महिलाओं ने प्रचारात्मक गतिविधियों में भाग लिया, नाजी विचारधारा को प्रकाशन के माध्यम से या सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होकर उनको बढ़ावा दिया। सैन्य सहायक भूमिकाएं, विश्व युद्ध सेकंड के अंत की ओर कुछ महिलाओं ने सैन्य सहायता पदों में सहायक भूमिका निभाई, हालांकि यह इस युद्ध की शुरुआत में सामान्य नहीं था। कुल मिलाकर नाजी जर्मन में महिलाओं को सौंपे गए भूमिकाएं मुख्य रूप से शासन के पारंपरिक परिवार संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और यह विश्वास कि महिलाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, घर और परिवार तक ही सीमित है, के द्वारा निर्धारित की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अथवा में, यदि आप नाथी शासनकाल के दौरान एक यहूदी विद्यार्थी होते तो आप अपने विद्यालय में किस प्रकार के भेदभाव को देखते। तो देखिए, जो यहूदी छात्र थे उनके साथ कौन कौन से भेदभाव किए जाते थे। तो नाजी शासन के दौरान एक यहूदी छात्र को स्कूल में गंभीर और प्रणालीबद्ध भेदभाव का सामना करना पड़ता, जो सरकार की व्यापक यहूदी विरोधी नीतियों को दर्शाता है। यहाँ कुछ विशेष भेदभाव के रूपों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला है विभाजन। तो यहूदी छात्रों को संभवतः अपने गैर यहूदी सहपाठियों से अलग कर दिया गया होगा। उन्हें विशेष रूप से यहूदी छात्रों के लिए तैयार की गई अलग कक्षाओं या स्कूल में जाना पड़ सकता था, जो अक्सर कम फंड और संसाधनों से भरे होते थे। गतिविधियों से बाहर रखा जाना, यहूदी छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों जैसे खेल, टीमों, क्लब, स्कूल आयोजनों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता था, जिससे उनके बड़े छात्र समुदाय से अलगाव बढ़ाता था।
बढ़ता था। पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शैक्षिक पाठ्यक्रम में यहूदी विरोधी सामग्री को शामिल करने के लिए संशोधन किया होगा जो यहूदियों के बारे में नकारात्मक रूढ़ियों को बढ़ावा देता और संस्कृति और समाज में यहूदियों के योगदान को बाहर करता है। उत्पीड़न और दुर्व्यवहार, यहूदी छात्रों को नाजी विचारधारा से प्रभावित सहपाठियों द्वारा उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और दुश्मनी का सामना करना पड़ता, जिससे मौखिक अपमान और शारीरिक हिंसा शामिल हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, शैक्षणिक अवसरों पर प्रतिबंध। तो यहूदी छात्रों को शैक्षणिक उन्नति में सीमाओं का सामना करना पड़ सकता था, जैसे कि कुछ स्कूलों में जाने से या उच्च शिक्षा प्राप्त करने से प्रतिबंधित होना। कुल मिलाकर इस समय एक यहूदी छात्र होने का अनुभव निरंतर भेदभाव, बहिष्कार और हिंसा के खतरे से चिन्हित होता, जो शैक्षिक अवसरों और व्यक्तिगत विकास पर गहरा असर डालता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के संदर्भ में बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए और भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी का एक एक आपको यहाँ पर क्या देना है, उदाहरण। तो आंसर रहेगा, भारत में बेरोजगारी जो है क्या है, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करता है और उसे काम नहीं मिल पाता, तो वो क्या है, वो बेरोजगारी है। तो भारत में बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहला छिपी हुई बेरोजगारी। यह बेरोजगारी का एक प्रकार है जहां काम करने वाले लोग वास्तव में जरूरत से ज़्यादा होते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी आमतौर पर असंगठित क्षेत्रों या कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी टाइप की बेरोजगारी रहेगी संरचनात्मक बेरोजगारी। यह बेरोजगारी तब पैदा होती है जब कामगारों के कौशल और बाजार में नौकरियों की उपलब्धता के बीच कोई मेल नहीं होता है। ठीक है, यानी टैलेंट अलग होता है लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड नहीं होती है। नेक्स्ट है मौसम बेरोजगारी। बेरोजगारी की वह स्थिति जब लोगों के पास कुछ निश्चित मौसमों के दौरान काम नहीं होता। जैसे भारत में मजदूरों के पास पूरे वर्ष शायद ही कोई काम हो, क्योंकि आजकल अब क्या आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं, तो सारा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कमजोर बेरोजगारी। इस बेरोजगारी के तहत लोगों को बेरोजगार माना जाता है। लोगों को अनौपचारिक रूप से काम दिया जाता है, यानी बिना किसी उचित नौकरी अनुबंध के, और इस तरह उनके काम का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है। यह भारत में बेरोजगारी के प्रमुख प्रकारों में से एक है। अगला है तकनीकी बेरोजगारी। वह स्थिति जब लोग प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण अपनी नौकरी खो देते हैं। नेक्स्ट देखिए चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार चक्र के कारण होने वाली बेरोजगारी, जहां मंदी के दौरान बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ घट जाती है। नेक्स्ट है घर्षण बेरोजगारी। यह एक ऐसी स्थिति है जब लोग नई नौकरियों की तलाश में या तो नौकरी के दौरान थोड़े समय के लिए बेरोजगार रहते हैं। घर्षण बेरोजगारी को खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो ये हो गई अलग अलग टाइप की बेरोजगारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण आपको देना है। तो आर्थिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था आमतौर पर 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित की जाती है, प्राथमिक, द्वितीय और कौन सी रहेगी, तृतीय रहेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए प्राथमिक क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और कटाई से संबंधित है। इसमें कृषि, खनन, मछली पकड़ने और वनोन्मूलन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। उदाहरण रहेगा जैसे कृषि, जैसे गेहूं की खेती है। द्वितीय क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां शामिल हैं, जहां प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण जैसे ऑटोमोबाइल निर्माण है, कारों की असेंबली वगैरह की जाती है। तृतीय क्षेत्र, यह क्षेत्र वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करता है। इसमें खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आतिथ्य जैसे उद्योग जो है वो क्या है, शामिल हैं। उदाहरण रहेगा खुदरा सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में मानसून एकता का परिचायक है, इस कथन का मूल्यांकन करना है। तो भारत में जो मानसून है वो एकता का परिचायक कैसे है, तो इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट आप लिख सकते हो, सांस्कृतिक महत्व है। मानसून का मौसम देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं, त्योहार और अनुष्ठानों को प्रभावित करता है। ठीक है, त्योहार जैसे जो तीज होती है, ठीक है, तीज है, ओणम है, सीधे मानसून की वर्षा से जुड़े होते हैं और इन त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से आपस में मनाया जाता है, जो कि एकता का प्रतीक है। कृषि पर निर्भरता, भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा वो कृषि पर निर्भर करता है, जो मानसून की वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर करती है। नेक्स्ट है भौगोलिक विविधता। मानसून विभिन्न क्षेत्रों को अद्वितीय तरीके से प्रभावित करता है, फिर भी यह उन्हें एक सामान्य पैटर्न के तहत एकजुट करता है। आर्थिक प्रभाव क्या होंगे, मानसून का मौसम विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, जल आपूर्ति और यहाँ तक कि पर्यटन को भी प्रभावित करता है। यह आर्थिक अंतर संबंध विभिन्न राज्यों और समुदायों को जोड़ता है, जो मानसून की भूमिका को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उजागर करता है। उसके बाद है प्रवासन और आंदोलन। कृषि कार्य के लिए मौसमी प्रवासन अक्सर मानसून के पैटर्न के जवाब में होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मौसम जो चेंज होता है तो लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए भी निकलते हैं,
जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच बातचीत और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है। तो संक्षेप में मानसून भारत में एक महत्वपूर्ण एकीकृत कारक के रूप में कार्य करता है, जो न केवल भौतिक पर्यावरण को आकार देता है बल्कि राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक संक्षिप्त नोट जो है वो आपको लिखना है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से रहेंगे? भारत की जलवायु कई प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होती है। तो पहला रहेगा इसमें अक्षांश। तो भारत की भौगोलिक स्थिति जो 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक अक्षांश तक फैली हुई है, विभिन्न जलवायु परिस्थितियों का परिणाम है, जो दक्षिण में उष्णकटिबंधीय से लेकर उत्तर में समशीतोष्ण होती है। उसके बाद रहेगा ऊंचाई। देश में विभिन्न ऊंचाइयां जलवायु में भिन्नताएं उत्पन्न करती हैं। हिमालय ठंडी हवाओं के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं और मानसून के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। समुद्र से दूरी है, तो तटीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसमें मध्यम तापमान और उच्च आर्द्रता होती है, जबकि आंतरिक क्षेत्रों में अधिक महाद्वीपीय जलवायु होती है, जिसमें अत्यधिक तापमान होता है। उसके बाद मानसून की हवाएं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है एक महत्वपूर्ण जलवायु विशेषता है, जो गर्मियों महीने में अधिकांश हिस्से में भारी वर्षा लाता है, कृषि प्रथाओं और जल संसाधनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट, मौसमी विविधता। भारत जो है 4 मुख्य मौसमों का अनुभव करता है: सर्दी, गर्मी, मानसून और बाद का मानसून। ठीक है, प्रत्येक सूर्य की स्थिति में परिवर्तन और हवा के पैटर्न में संबंधित परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होता है। महासागरीय धाराएं भारतीय महासागर और आसपास के समुद्र जलवायु को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में वर्षा के पैटर्न और तापमान को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। और ये कारक जो है जटिल जलवायु प्रणाली बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की समृद्ध जैव विविधता और विविध कृषि प्रथाएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, खंड अ दिया गया है, केस आधारित प्रश्न इसमें रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुच्छेद को पढ़कर आपको जो है सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था? कोलखोज कहा जाता था, में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर कार्य करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। जितना भी मुनाफा होता था सामूहिक खेतों में सभी के बीच बांट दिया जाता था, चाहे कोई काम ज्यादा करता था चाहे कोई काम कम करता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या जो है वो 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों ने निर्वासनीय आदेश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि ना तो वे अमीर हैं, ठीक है, न तो वे अमीर हैं और न ही समाजवाद के विरोधी हैं। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है कि रूस में सामूहिकीकरण कार्य किसने शुरू किया? तो सामूहिकीकरण का जो था वो किसने शुरू किया? स्टालिन ने किया। ठीक है, जोसेफ स्टालिन ने किया। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा स्टालिन। उसके बाद है नेक्स्ट है कोलखोज क्या थे? तो सामूहिक खेत जो थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? कोलखोज कहा जाता था। तो सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था? कोलखोज कहा जाता था। ये आप आंसर लिख दोगे, सामूहिक खेतों को कोलखोज कहा जाता था। नेक्स्ट है रूस में सामूहिकी कार्यक्रम किस प्रकार लागू किया गया? तो आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हो। रूस में सामूहिकी कार्यक्रम की शुरुआत जोसेफ स्टालिन ने की थी। कोलखोज में किसान अपने सभी संसाधनों जैसे जमीन, पशुधन और इन श्रम इन सब का क्या करते हैं? साझा करते थे। तो उनको क्या कहा जाता था? सामूहिक खेतों को कोलखोज। नेक्स्ट देखिए, इस कार्यक्रम के तहत किसानों को सामूहिक खेतों पर एक साथ काम करने के लिए मजबूर किया गया, जिन्हें कोलखोज के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से कोलखोज कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग जो है वो निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान जो है वो क्या है? सबसे बड़ा राज्य है और जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है।
तो आंसर क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। जनगणना किसे कहते हैं? ठीक है। और भारत में जनगणना के असमान वितरण के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। तो आंसर रहेगा, जनगणना क्या है? जनगणना एक प्रक्रिया है जो जनसंख्या के बारे में जनसांख्यिकीय डेटा एकत्रित करने के लिए होती है। और असमान जनसंख्या वितरण के कारण क्या रहेंगे? भौगोलिक कारण, जैसी उपजाऊ भूमि और जलवायु जहाँ अच्छी होगी वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। आर्थिक अवसर, जहाँ रोजगार की उपलब्धता ज़्यादा होगी वहाँ भी क्या होगा? जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरण, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जाती हैं। ठीक है, यानी जो एडिट होती हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध और दूध उत्पादों में अमूल और एक सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है, अमूल ने। और देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। तो 35 पॉइंट फर्स्ट रहेगा, उस सहकारी समिति का नाम बताइए जो श्वेत क्रांति से जुड़ी थी। ठीक है, तो कौन सी उस सहकारी समिति का नाम बताना है जो श्वेत क्रांति से जुड़ी थी, तो वो कौन सी है? अमूल है। उसके बाद दिल्ली में कार्यरत एक सहकारी समिति का नाम लिखिए, तो कौन सी है? मदर डेयरी। दिल्ली में क्या है? मदर डेयरी। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहकारी समितियां किस प्रकार सहायक हैं? तो देखिए, सहकारी समाज जो है भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, सस्ते सामान प्रदान करके, उचित मूल्य और गुणवत्ता सुनिश्चित करके, स्थानीय किसानों का समर्थन करके और वितरण जो है नेटवर्क को सुदृढ़ करके ये जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड च दिया गया है, मानचित्र आधारित प्रश्न रहेंगे। तो फ्रांस के राजनीतिक मानचित्र में ए और बी 2 लक्षण जो है अंकित किए गए हैं, यानी जो वर्ल्ड का मैप है उसमें। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसके सही नाम मानचित्र पर खींची गई रेखाओं पर आपको लिखने हैं। एक मित्र शक्ति लिखना है और एक दूरी शक्ति लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो ए हो जाएगा, देखिए ये ए दिया गया है, तो ये क्या है? यहाँ पे ए जो आपको दिया गया है ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रिटेन या यूके। क्लियर है। और ये बी जो दिया गया है ये क्या है? जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। बी का आंसर जर्मनी हो जाएगा और ए जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के इसी राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को आपको अंकित करना है। उड़ीसा को बताना है, मालवा का पठार, सांबर झील और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, कौन सा है? बिहार। ऊपर भी पढ़ा था हमने। तो इसमें बिहार, उड़ीसा, मालवा का पठार और सांबर झील आपको बताना है। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे इंडिया के मैप पे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये जो है सांबर लेक हो जाएगा, सांबर झील। उसके बाद इतना एरिया ये किसका रहेगा? मालवा प्लेटू यानी मालवा पठार रहेगा। उसके बाद ये जो है ये हो जाएगा बिहार। और हमें और क्या बताना है? उड़ीसा। तो ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए दिए गए हैं, तो इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्लियर। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन समझ आ गया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।